हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइट क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइट। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और गर्मियों में मस्त छुट्टी काट रहे हो। यहाँ पे तो छुट्टी खत्म हो चुका है। आई थिंक आपका भी छुट्टी खत्म हो चुका होगा, स्कूल खुल गया होगा। ठीक है, तो ये इस एकेडमिक सेशन का 2026-27 का ये तीसरा वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। यानी लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो आज लाइट को आज हम पूरी तरीके से निपटा देंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में निपटा देंगे आखिरी पार्ट, यानी लेंस, पावर ऑफ लेंस और इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेस एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चार टॉपिक्स है इसको आज हम निपटा देंगे। ठीक है, तो हम पहले अभी लेंस और इमेजेस फॉर्म बाय लेंस पढ़ लेंगे, फिर पावर रिफ्रैक्शन इसके बाद में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमेजेस हमने देखा था पिछले वीडियो में, इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स, यानी जो स्फेरिकल मिरर्स थे उनके द्वारा जब इमेज फॉर्म होता है तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेस, यानी स्फेरिकल लेंसेस। यानी लेंस में भी दो ही टाइप के हम पढ़ेंगे, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, लेंस कुछ इस टाइप के आपको दिखेंगे। ये है कन्वेक्स लेंस। तो लेंस में ना F1 और F2, 2F2, 2F1, ये जो है ये F1 यानी लेंस के देखो दो तरफ ही इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसीलिए दोनों साइड में ही फोकल लेंथ फोकस वगैरह दिया है। F1 इस तरफ, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, ये जो O लिखा है बीच में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यानी जो लेंस का सेंटर उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट रेज को एक साथ में मर्ज करके रिलीज करना, यानी व्हेन लाइट रेज कम्स टुगेदर दे आर नोन एज कन्वर्जिंग। सो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ट करता है, यानी एक साथ में मिला के लाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस में डाइवर्ज हो जाता है, यानी लाइट रेज सेम पाथ में जाएगा फिर अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस इस तरीके से दिखता है, कन्वेक्स लेंस इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो लेंस इतना क्लियर है आपको। इसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, हमने स्फेरिकल लेंसेस और मिरर्स का डेफिनेशन जाना था। स्फेरिकल लेंसेस इस तरीके से दिखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो उस मिरर के केस में हमने क्या देखा था? कनकेव मिरर का 6 केसेस थे और कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, और यहाँ पे उल्टा है, कन्वेक्स का 6 केसेस हैं, कॉन्केव लेंस का 2 केसेस हैं। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो पहले अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज उसका आर्ट F2, यानी अगर इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है वो F2 में फॉर्म होगा ऐसे। ठीक है, साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज होगा। नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 यानी 2F1 इसके पीछे रखेंगे, बियॉन्ड 2F1 यानी 2F1 के पीछे अगर रखते हैं, इन्फिनिटी में नहीं, 2F1 के पीछे जस्ट रखते हैं, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज F2 और 2F2 इन दोनों के बीच में कहीं पे भी एक फॉर्म होगा। ठीक है, साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड यानी छोटा। नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट को हम R2F1 यानी F1 2F1 के ऊपर रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? 2F2 में फॉर्म होगा, सेम साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अगर इमेज को हम फोकस F1 पर रखते हैं, F1 पर रखते हैं, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इन्फिनिटी में फॉर्म हो जाएगा, यानी बियॉन्ड 2F1 फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे। साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड नेचर होगा उसका। अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 एंड 2F1 यानी F1 और 2F1 इन दोनों के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका जो इमेज होगा वो बियॉन्ड 2F2, यानी 2F2 ये है, इसके बियॉन्ड यानी इस साइड में कहीं पे फॉर्म होगा। ठीक है, साइज क्या होगा? एनलार्ज होगा, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 या फिर O यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, यानी O ऑप्टिकल सेंटर और F1 इन दोनों के बीच में कहीं पर रखते हैं। कॉन्केव मिरर को याद कीजिए, हमने लास्ट केस में पढ़ा था कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में हमने रखा था। यहाँ पे लास्ट केस में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर और F1 यानी फोकस के बीच में रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो है ना वो पोल की तरह ही है, मतलब मिरर में वो पोल है, लेंस में आके वो ऑप्टिकल सेंटर बन जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो लेंस को जहाँ पे कट करता है बीच में से उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो F1 और ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी इसी साइड पे कहीं पे फॉर्म होगा। इसी साइड पे ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इसी साइड में फॉर्म होगा इमेज। अगर F2 और ऑप्टिकल सेंटर इस साइड में रखते हैं इमेज ऑब्जेक्ट को
इसके बीच में, तो इमेज भी इसी साइड में कहीं पे फॉर्म हुआ, ठीक है, क्लियर। नेचर बस इसका वर्चुअल रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, दोनों में जो साइज और नेचर है वो दोनों सेम है, आपको एक ही को याद रखना है, बाकी दूसरा आप लिख सकते। कनकेव मिरर के केस में भी पहले हाईली डिमिनिश था, फिर डिमिनिश था, फिर सेम साइज, फिर हाईली एनलार्ज्ड आया। नेचर भी रियल इन्वर्टेड, रियल 5 केसेस तक, आखिरी केस में वर्चुअल दिख रहा है, सेम एज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में भी वही सेम है, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अब आते हैं इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव लेंस, यानी जो डाइवर्जिंग लेंस है उसमें इमेजेस के सिर्फ 2 ही केसेस है। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो f1 यानी f1 पे क्रिएट होगा इमेज, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज वर्चुअली रिलेटेड। अगर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, अगर ऑप्टिकल सेंटर या फिर इन्फिनिटी इस तरफ रखोगे, ठीक है, या फिर इस तरफ रखते हो, इन्फिनिटी इधर है, ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में अगर रखोगे तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 और ऑप्टिकल सेंटर इसी बीच में कहीं पे इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। डिमिनिश्ड होगा साइज, वर्चुअली रिलेट होगा नेचर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। याद करो कन्वेक्स मिरर पे भी ऐसे ही 2 केसेस था, उसका साइज था हाईली डिमिनिश, वर्चुअली रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी इमेज फॉर्म है कनकेव लेंस का भी, आखिरी जो साइज और जो नेचर है, यहाँ सॉरी नेचर लिखना मैं भूल गया, ये जो साइज और जो नेचर, एन का मतलब मैंने नेचर लिख दिया, जगह नहीं था, शॉर्ट में लिख दिया एन, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, एस फॉर साइज, एन फॉर नेचर, ठीक है। तो नेचर क्या हो, वर्चुअल रिलेट, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। मिरर वैसे दिखता था, याद है आपको, और लेंस ऐसे दिखता है, ठीक है। इसको आप थियोरी को याद रखिए, फिर इसी हिसाब से आप लेंस का रे डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने लेंस पढ़ लिया, पावर ऑफ लेंस बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सेम मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक होके सेम मीडियम में वापस चला जाता था। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, चेंज होगा मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। रिफ्रैक्शन इज द phenomenon of change of light rays from phenomenon of change of path of light rays from one medium to another medium। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट बाउंस बैक होकर चला जाता था, यानी इससे अगर लाइट रे, ये जो मार्क करेगा लाइट रे, ये ऐसा आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगता है, फिर बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से अगर लाइट का पाथ दूसरे मीडियम में चेंज होता है तो उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता है क्यों है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन का जो कॉज है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, तो रिफ्रैक्शन का कॉज ये है, एक मिनट लाइट थोड़ा अप डाउन हो रहा है, सॉरी लाइट थोड़ा अप डाउन हो रहा था, ठीक है। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन का कॉज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रेज, यानी जो लाइट का रेज है उनका जो स्पीड में चेंज होता है, वेलोसिटी में लाइट रेज का चेंज आता है, उसी को बोलते हैं, उसी के वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अभी रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आप यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, एक ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस था,
तो लाइट ऐसे जाता था इंसिडेंट रे, फिर बाउंस बैक होकर ऐसे आ जाते थे, इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते थे इंसिडेंट रे, ठीक है। पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये तो रिफ्लेक्शन की केस है। रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, लाइट रेस का पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए बेसिकली दो टाइप के पाथ होंगे, एक होगा रेयर यानी पाथ यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो एक होगा लाइट रेस दो मीडियम में जब ट्रैवल करेगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन यानी चेंज ऑफ पाथ। तो अब एक होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है रेयरर मीडियम, आर लिख देता हूँ शॉर्ट में, दूसरा होता है डेंसर मीडियम, ठीक है, डीएम। तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, तो एक होता है रेयर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम डीएम, ठीक है, लिख लिया। तो लाइट क्या करेगा, जब रेयर से डेंसर जाएगा, यानी पहले ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, अब इसको मान लेते हैं ये जो मीडियम है इसको मान लेते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। ये कोई ग्लास है, तो मान लो ये डेंसर मीडियम है, एग्जांपल ग्लास प्लेट या ग्लास स्लैब, कुछ भी ग्लास, ठीक है, डेंसर मीडियम। ये है एयर यानी रेयर मीडियम, RM, रेयर मीडियम है एयर, ये है ग्लास है डेंसर मीडियम। तो सपोज मान लो लाइट क्या होता है, यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया, लाइट का रे ऐसे आया, इंसिडेंट हुआ ग्लास के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम मानते क्या है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है, इसको बोल देते हैं एन नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, बाउंस बैक होकर पीछे चला जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में होगा ये क्या होगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे ये जो इंसिडेंट रे है IR, ये सपोज क्या करता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे जाता है ये, क्योंकि हमें पता है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन रेक्टिलिनियर पाथ, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। ये 10th तक का है, अगर आप 12th में जाएंगे तो आप देखोगे लाइट क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट में नहीं आता है, ठीक है, वो वेव फॉर्म में जाता है, जब लाइट का डुअल नेचर आता है उसमें आप पढ़ोगे, तो उतना तक आपको अभी जाना नहीं है, ठीक है। तो हमने बचपन से पढ़ा है, 10th तक की बात कर रहा हूँ अभी, हम जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन है स्ट्रेट पाथ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर स्ट्रेट पाथ में जाता तो लाइट ऐसे मूव कर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इस केस में रिफ्रैक्शन के केस में ऐसे नहीं होगा। अभी क्या होगा, लाइट क्या करेगा, ये जो नॉर्मल है इसकी ओर थोड़ा सा बेंड होगा, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के और थोड़ा बेंड होगा, फिर वो मीडियम में चला जाएगा ऐसे करके, फिर मीडियम से ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे RR। तो यहाँ पे हुआ क्या, इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो, जो लाइट का रेस था वो सीधा जाने वाला था, यानी तो सीधा ना जाके वो नॉर्मल के और बेंड हुआ, नॉर्मल के साइड पे बेंड होके आया, नॉर्मल के साइड पे थोड़ा सा, फिर अपने आप से ग्लास से जब बाहर निकला तभी नॉर्मल एक्चुअल पाथ में चला गया, यानी जैसे वो टेढ़ा होके ऐसे जाना था ना, ऐसे ऐसे होके जाना था, तो वैसे ही चला गया वो, ठीक है, उसी को बोलते रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अभी दो केसेस हम पढ़ेंगे, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, यानी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाता है, डेंस मीडियम में जाता है, रेयर टू डेंसर अगर लाइट ट्रैवल करता है, तब क्या होगा, तब जो लाइट का रे है, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड, यानी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, यानी रेयर क्या था एयर, डेंस क्या था ग्लास, अगर लाइट एयर से डेंस ग्लास में आया तब वो क्या किया, नॉर्मल के, देखो ये जो है वो नॉर्मल के साइड में थोड़ा सा मूव किया, यानी बेंड हो गया नॉर्मल के साइड पे, तो वो क्या होगा, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, किस केस में, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या होगा, वैसे जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ऐसे रिफ्रैक्शन के केस में भी दो एंगल बनेंगे, एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, यानी कि ये जो नॉर्मल n है इसके और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल I, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये जो बेंड होके रे आया नॉर्मल के साइड में, और नॉर्मल और ये जो बेंड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म है इसको बोलेंगे स्मॉल एल, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होंगे ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे इसको बोलेंगे, ये तो नॉर्मल, ये जो बेंड हो क्या है इसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एंगल देख लिया। तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा तो वहां पे क्या होगा, एक तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट का जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल के साइड पे बेंड हो जाएगा, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका जो दूसरा केस होगा, उसका दूसरा केस क्या होगा, अगर लाइट डेंस से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, ये था पहला केस, रेयर टू डेंसर। दूसरा केस में क्या होगा, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, तब क्या होगा, तब होगा लाइट रे जो होगा, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैपिटल, ठीक है। रेयर टू डेंसर जाने के टाइम पे क्या होता था, लाइट का रे बेंड होता था नॉर्मल के साइड पे, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल। पर डेंसर टू मीडियम, रेयर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाएगा तब लाइट क्या होगा, लाइट का जो रे होगा वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम में। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पे और एक चीज होगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम में। यानी रेयर टू डेंस जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम जाएंगे तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो कैसे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज मान लो ये एक डेंसर मीडियम है, वही सेम ग्लास कर देते हैं, ठीक है। ये एक डेंसर मीडियम है, डीएम करके लिख दिया, ये है रेयर मीडियम, ठीक है, एयर है, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम ग्लास है, रेयर मीडियम एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट क्या हुआ, हमने ऐसे कर दिया नॉर्मल, तो लाइट का जो रे है इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर ये डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो है वो रेयर मीडियम, ये ऊपर जो है वो डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पे इंसिडेंट रे तो आएगा, पर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। ये तो हमने नॉर्मल से ड्रॉ कर लिया, वो इधर से भाग जाएगा, ठीक है, इधर से भाग जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी यहाँ पे देखो ये नॉर्मल था, नॉर्मल से काफ़ी दूर भाग गया, नॉर्मल से दूर भाग गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल से दूर भाग गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रेज, यानी लाइट रे का स्पीड जब चेंज होगा लाइट रेज के स्पीड में तभी जाके रिफ्रैक्शन ऑकर, यानी रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे दो केस पड़े, एक तो रेयर मीडियम से अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा तभी लाइट रे जो होगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। अगर सेकंड केस में क्या है, डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम पे लाइट आएगा, ट्रैवल करेगा, तब क्या होगा, लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, यानी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। ये था रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन के बारे में इतना ही है, बस फेनोमेनन याद रखना, दो केस याद रखना और ये डायग्रामिक याद रख देना, ठीक है।
दो डायग्राम को बनाना है। अगर पूछ लेगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। कब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे? हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरे को टॉपिक्स, मतलब टॉपिक के नाम ना सीक्वेंशियल फॉर्म में याद नहीं है, यानी किसके बाद कौन सा टॉपिक है, लेकिन मेरे को टॉपिक्स याद है, तो मैं आपको टॉपिक छोड़ा दूंगा। अगर कहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है, यानी थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाता है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि सेम सब कुछ पढ़ाऊंगा जितना थियरी, मतलब सिलेबस में। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा खा लिया हूँ, डका रहा है ये, ठीक है। जितना टॉपिक्स मैं आपको बोल रहा था, क्या जितना मेरे को टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, बस ऊपर नीचे हो जाएगा कहीं पे, तो आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में। तो रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉ है। जो पहला लॉ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे IR, द रिफ्रैक्टेड रे RR, and the normal to the point of incidence all lie on the same plane, on the same plane। यानी जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ ये कहता है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, sorry, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन I और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन R को हम रेशियो के फॉर्म में लाएंगे, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो एक कांस्टेंट निकलेगा। मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखें मैथमेटिकली, तो यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट की जगह पे आपको किताब में n दिया हुआ है, n, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू n। तो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ जो है उसी को ही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वो कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको रिफ्रैक्शन का एंगल दे दिया है और आपको ये n का वैल्यू दे दिया है, तो आपको पूछेगा फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। MCQ में आ सकते हैं सवाल, या 2 मार्क में आ सकते हैं, या फिर इंसिडेंस का एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया होगा और आपको पूछ लेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो कितना है। एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में है कि एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, तो वहां पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I आपको दिया है 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज। तो साइन 45 कितना होगा? ठीक है, 45 डिग्रीज, और आपको n का वैल्यू दे दिया है आपको 1, मान के चलो 1। तो आपको फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R आपको निकालना है। तो आप में फॉर्मूला पता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू n।
तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू दिया है 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का कितना दिया है 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हो गया, साइन आर को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन आर इक्वल्स टू साइन आर इंटू 1 साइन आर हो जाएगा साइन 45 डिग्रीज। ट्रिग्नोमेट्री का आपने पढ़ा होगा साइन और सॉरी अरे यार यहीं पे गलती कर दिया, मैं यही सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, एक मिनट। कुछ गलती नहीं है, सॉरी। हाँ, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू एन, तो हमने साइन फॉर्मूला डाल दिया, तो साइन आर इंटू 1 साइन आर हो जाएगा साइन आर इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पे, आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया होगा, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ होगा शायद आपको स्कूल में, अगर कोई पहले से पढ़ लिया तो वो जानता होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन आर इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1 0 0 1/2 1/√2। तो इसको अगर साइन को उस तरफ ले जाऊँ तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू आर, तो आर का वैल्यू हमको 45 डिग्री आ जाएगा। तो आप बोलोगे साइन इनवर्स क्या है, ये आप 11th और 12th में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, पर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आएगा, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को भी यहाँ पे दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का निकाल देंगे, थियरी और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के निकाल देंगे, तो कमेंट करोगे तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स आपको ध्यान नहीं देना अभी, हमें पता है जब ट्रिग्नोमेट्री के टेबल आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखना 45 डिग्रीज में ही साइन आर का 45 डिग्री में ही 1/√2 होता है साइन आर का वैल्यू, सॉरी 45 डिग्रीज में ही साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्रीज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आप कर लोगे, या फिर अगर साइन आर का वैल्यू देगा आई का वैल्यू देगा तो आपको पूछ लेगा कि एन का वैल्यू निकाल दो, तो साइन ए अपॉन साइन आर करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको स्नेल्स लॉ क्या है, साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। मैं सीढ़ी की तरह पढ़ा रहा हूँ शायद, आज थोड़ा मेरे को भी फील नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तो गर्मी ऊपर से है, पंखा चला नहीं पाते, पसीना पसीना हो रखे हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है लेकिन पढ़ाने में, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई ऐसा है और कोई दूसरा चक्कर नहीं, बस टाइम पास करने के लिए नहीं, मज़ा आता है पढ़ाने में तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डेडिकेशन, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या है, पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ कहता है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने दिया होगा तो इसलिए उसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। बाकी स्नेल्स के बारे में इतना पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, कोई पूछेगा नहीं कि स्नेल्स के दादाजी का नाम क्या था बोर्ड पे, ठीक है, क्लियर। मैथ्स वैस पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है तो ट्रायंगल को अच्छे से पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि ये जो साउंड आ रहा है ना बाहर से थंडरस्टॉर्म का आ रहा है, मत सोचना कि भैया आप पीछे से आवाज़ करेगा ऐसे करेगा, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोला था, ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ लिया करो। ट्रायंगल्स मेरे को भी ट्रायंगल्स में दिक्कत आती थी बहुत, नहीं आरएचएस तक तो ठीक था, जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड करके थ्योरम था आरएचएस और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी एंटी बीपीटी यानी बीपीटी के ऑपोजिट को प्रूव करना होता है, वो बीपीटी में था ना ये कि एक ट्रायंगल के अगर साइड के रेशियोज इक्वल हैं तो वो जो बीच वाला लाइन होगा वो पैरेलल होगा नीचे वाले बेस लाइन को, तीसरे लाइन को, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल को, ऐसा ही कुछ था ना बीपीटी में होगा। बहुत साल हो गए, कितना 2022 से 26 4 साल हो जाएंगे बहुत जल्दी, और पढ़ाएंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मेरे को भी ट्रायंगल्स में बहुत दिक्कत आते थे यार, ट्रायंगल्स को ही पहले पढ़े ही खत्म कर देना, तो थोड़ा सा फिजिक्स से हट के मैथ्स में आते हैं। तो मैथ्स में ना आपको सब टीचर बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। ट्रिग्नोमेट्री सच्ची में बताऊँ तो ट्रिग्नोमेट्री 10th बोर्ड में जो सीबीएसई का बोर्ड है वो में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ना तो 10th में ना तो 12th में। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th में स्टार्ट होगा, 11th थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिजिक्स में यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th में स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री पहले चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे आप पढ़ोगे साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह वगैरह, उसको यूज़ करके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की साइड वाइड करोगे, निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे।
फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा 10th में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे इस पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर है। उसमें क्या करोगे, साइन कॉसाइन टैंजेंट को यूज़ करके, जो इन 3 रेशियोज को यूज़ करके आप हाइट निकालोगे। उसको दूसरे नाम पे अगर आर.डी. शर्मा की किताब आप मतलब खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का नाम, दूसरा नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट और डिस्टेंस ये निकालने के लिए वो यूज होता है, ठीक है। वो भी कुछ हार्ड नहीं है, उससे ज़्यादा टफ तो मेरे को ट्राइंगल लगता था। तो ये गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 11th क्लास में आओगे तो वहाँ पे आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो डिग्रीज थे, यानी 180, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपको रेडियन में कन्वर्जन करना सीखोगे। कुछ नहीं है, आप बोलोगे मैं कमेंट करोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा पहले से ही रेडियन कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है। 11th के ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये फिर आपको 12th में एक चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री और बोर्ड एंड जो 2 बोर्ड्स आएंगे ना, 10th और 12th, ये 2 बोर्ड्स के जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10th का, ये पूरे लल्लू से चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं। उससे अच्छा तो जो CHSE या फिर CHSE बोर्ड, जो उड़ीसा स्टेट बोर्ड का अगर देखोगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, थियरीज हैं, बहुत कुछ है। तो एज कम्पेयर टू CBSE, ठीक है। लेकिन स्टेट बोर्ड में थियरी सिलेबस ज़्यादा होने के बाद भी एक फ़ायदा क्या होता है ना, कि वो काटते नहीं है। आप समझदार हो तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, काटते नहीं है बच्चों का, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता अभी, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। लेकिन स्टेट बोर्ड जो होता है ना, वो काटते नहीं है बच्चों का, लेकिन CBSE काट देता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि CBSE बोलेगा ये नहीं है, लेकिन वो डाल देगा, उसका थोड़ा कुछ ही करेगा तो वो डाल देगा। लेकिन स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। अगर एक किताब में 100 पेज है, 50 पेज तक आने वाला एग्जाम है, तो 50 पेज नहीं आएगा। हो सकता है कि 45 पेज तक ही आ जाएगा और 5 पेज नहीं आएगा, लेकिन 50 पेज मैक्सिमम ही आएगा। CBSE क्या करेगा, बोलेगा कि अगर 50 पेज है तो वो बोलेगा कि 40 पेज आएगा, लेकिन वो 45 या 42 पेज में से डाल देगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत खुद ही होता रहता है उसमें, ठीक है। तो छोड़ो, मैथ्स का हो गया। ट्राइंगल को थोड़ा अच्छे से जकड़ के रखते हैं ना, बाकी सब ईजी है। क्वाड्रेटिक भी थोड़ा ईजी है, मजा आएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ठीक है। मेन बात है कि मैं ना मैथ्स पढ़ाने में मजा आता था मेरे को, मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन है प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फिलहाल तो एक बोर्ड नहीं है बड़ा सा, और मैथ्स में टच छूट गया। मेरे को ट्रिग्नोमेट्री याद है, सर्कल वर्कल भी थोड़ा बहुत कुछ याद है, लेकिन पढ़ा लूँगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल फिजिक्स के ऊपर बैक करते हैं। तो हमने रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या बोला है आप बोलोगे, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन के बाद वाला टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, मजा कर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। यानी एक लाइट अगर ट्रैवल कर रहा है, एक मिनट, हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, या फिर किताबी भाषा में देखोगे तो थोड़ा सा और उसको बड़ा चढ़ा के दिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या है? 2 मीडियम को गिवन पेयर ऑफ मीडिया बोल दिया, थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज में, यानी है तो इंग्लिश ही, लेकिन उसको थोड़ा वो टेढ़ा करके बोलेगा। तो सिंपली आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एक लाइट है, लाइट का रे अगर 2 डिफरेंट मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, जरूर मतलब क्या है, जनरल बात है, अगर लाइट एयर में जितना फास्ट ट्रैवल करता है, ग्लास के अंदर उतना फास्ट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अगर लाइट एयर में ग्लास के अंदर जितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वाटर के अंदर उतना स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, डिफरेंट हो जाएगा स्पीड ना, ठीक है। तो सेम ही है। एग्जाम्पल है, आप क्या करते हो, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो मैं क्या बोला था, अगर आप एयर में हाथ ऐसे मूव कर सकते हो, कितना देखो कितना जोर से मूव हो रहा है,
अगर आप वहीं पर अगर पानी के एक टब लो, उसके अंदर हाथ को ऐसे मूव करोगे तो गांव वाले बच्चे जो हैं वो तालाब में तो गए होंगे, तालाब के अंदर जब आप ना स्विमिंग करते टाइम में हाथ को ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, जैसे चप्पू चलाते हैं ना नाव में बैठ के ऐसे ऐसे करके, तो वैसे जब हाथ को चप्पू की तरह ऐसे ऐसे करोगे स्विम करने के लिए आगे की तरफ पुश करोगे तो देखना आपको बहुत प्रेशर लगेगा, बहुत स्लो मूव करेगा आपका हाथ। पर एज कम्पेयर टू लाइट भी इतना फास्ट हो रहा है वाटर में आपका ऐसे ऐसे स्लोली आपका मूव हो रहा है। तो सेम लाइट भी एयर में क्या करेगा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो दो मीडियम यहाँ पे लिया जाएगा, एक मीडियम सपोज मान लो कि मीडियम 1, दूसरा मीडियम है मीडियम 2। लाइट का स्पीड अगर मीडियम 1 में v1 है और मीडियम 2 में v2 है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा RI, वो हो जाएगा v2/v1। यानी वेलोसिटीज को आप स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंट है, यानी मीडियम 2 का मीडियम 1 से v2/v1, यानी जो दो वेलोसिटी आएगा दो डिफरेंट मीडियम्स में उन्हीं का बस रेशियो आपको ले जाना है, ठीक है। उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको आइदर म्यू, ये म्यू जो है वो ग्रीक लेटर है, अल्फाबेट है, म्यू से रिप्रेजेंट किया होगा या फिर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली तो शायद स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं 10 तक, जब आप 12th में जाओगे तब आप वहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू और एन। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 12th में म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो आप बोले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन से कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखने जाए तो एन जो होगा वो v1/v2 होगा, मैथमेटिकली फॉर्मूला है इसका ये, यानी वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स का रेशियो ले लेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पर यहाँ पे भी दो केसेस आ जाते हैं ऐसे करके। दो केसेस क्या है, पहला केस जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी में ही दो केसेस हैं, बाकी इससे कुछ अलग केसेस नहीं है, बस कैलकुलेशन में दो केसेस हैं। पहला, अगर n1 अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे जो दो पहला केस है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ लाइट इन मीडियम 1 with respect to medium 2, यानी मीडियम 1 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का निकालना है मीडियम 1 में with respect to मीडियम 2, with respect to मीडियम 2 यानी क्या होगा, आपको उसको ऐसे लिखोगे n12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2, with respect to क्या होगा बाद में आएगा, यानी n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसी को ही समझो, इसी में ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मेरे को भी होता था, मेरे दोस्त लोगों को भी होता है, आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू को बाद में लिखोगे, यानी n1 फिर बाद में 2 आएगा 1 2, यानी विद लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं पहला मीडियम में 1 में विद रिस्पेक्ट टू 2, किसके रिस्पेक्ट में 2 के रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे n12 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ क्या करोगे, सपोज मान लो कि मीडियम 1 पे लाइट का वेलोसिटी है v1, मीडियम 2 में लाइट का वेलोसिटी है v2, तो आप इसको कैसे लिखोगे v1/v2 लिख दोगे, क्यों, क्योंकि n12 दिया है तो v1v2 हो जाएगा, पर यहीं पे आप कर दोगे गलत हो जाएगा, गलत, आप कैलकुलेशन ठीक करोगे लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला ही आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट आप बोलोगे कि विथ रेस्पेक्ट टू 1 है तो v1 ऊपर आ जाएगा, वेलोसिटी मीडियम 1 के लाइट का जो वेलोसिटी वो ऊपर आ जाएगा, v2 यानी मीडियम 2 में लाइट का वेलोसिटी जो है v2 वो नीचे आ जाएगा, यहीं पे कर दोगे आप गलत, ये ऐसे नहीं होगा। 1 2 जो है विथ ये 2 जो है ये है विथ रेस्पेक्ट टू वाला मीडियम में लाइट का वेलोसिटी, तो 2 को हम ऊपर रखेंगे यानी v2 ऊपर आ जाएगा v1 नीचे आ जाएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये बस इतना ही ध्यान रखना है। n12 है तो ये जो 2 बाद में है उसका v ऊपर आ जाएगा, यानी v2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, v1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा n12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दिया सेकेंड केस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में निकालना है यानी
टू निकालना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो टू वन आ जाएगा, तो उसको आप V2 अपॉन V1 नहीं करोगे, उसको आप क्या करोगे, देखना वन बाद में है तो V1 ऊपर आ जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। विथ हमेशा याद रखना, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम है, विथ रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम जो है उसका जो वेलोसिटी होगा, उस मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होगा वो हमारे से ऊपर आएगा। यानी देखो यहाँ पे मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू में वेलोसिटी क्या है V2, तो V2 पर आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन में वेलोसिटी क्या है V1, तो V1 ऊपर आ गया, V2 नीचे आ गया, ठीक है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम जो होगा उसमें लाइट का जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। जैसे n1 2 बाद में है तो V2 पर आ जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, n के पास जो है 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा, n के पास अगर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी V2 नीचे आ गया, n के पास 2 था तो V2 नीचे आ गया, n के पास 1 था तो V1 नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, या फिर आप ऐसे याद रखो, विथ रिस्पेक्ट टू वाला जो मीडियम है उसका जो वेलोसिटी, उसमें जो लाइट का वेलोसिटी होगा वो हमेशा न्यूमरेटर पे ही रहेगा, ठीक है। क्लियर, इतना तक आपको याद रखना है। सपोज मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, लाइट दो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एयर और ग्लास में। तो एयर में उसका जो है, एयर में मीडियम वन में जो है, यानी मीडियम वन में उसका वेलोसिटी है, सपोज मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, हालांकि इतना कम स्पीड में नहीं आता। सपोज मान लो कि कोई ज़्यादा डेंस मीडियम टू में लाइट का वेलोसिटी जो है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू बाद में आता है, यानी हमें क्या निकालना है, n1,2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन में निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 है, n के पास 1 है तो V1 नीचे आ जाएगा, V2 पर आ जाएगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन यानी 2 बाद में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, V2 कितना है, मीडियम वन में मीडियम टू का वेलोसिटी कितना है 10, V1 कितना है 50, तो काटोगे तो 1/5 या फिर इसको ऐसे लिखोगे 0 डालोगे तो 0.2, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। यानी स्पीड का जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, वेट का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, वैसे इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है। अगर यही पे हमें देता कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाला ऊपर आ जाएगा, यानी V1 ऊपर V2 नीचे। V1 कितना 10, यहाँ तो गलती कर दी क्या, 2 ऊपर चला गया, V2 10, अच्छा हाँ 1 ऊपर रहेगा, ऊपर 1 कितना है 50, ऊपर 10 नीचे, यानी हो गया 5, ठीक है। हो गया क्लियर, आपको यहाँ तक याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही है बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया या फिर डिफरेंट मीडियम्स। n1 दिया रहेगा तो 2 V2 पर आएगा, V1 नीचे आएगा, n1 इक्वल टू V2 अपॉन V1, n21 इक्वल टू V1 अपॉन V2। जनरल फॉर्म में क्या है, n इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI शॉर्ट में लिख दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात आएगा तब आपको हमेशा दिमाग में एक चीज याद आपको रखना है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट वर्ड आ गया मतलब एक तो गिवन मीडियम होगा, मान लो कोई भी मीडियम है, दूसरा जो और एक मीडियम होगा यानी अनदर मीडियम जो होगा वो हमेशा एयर होगा, यानी इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air with respect to the given medium। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही फायदा है, हमेशा ऊपर हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला में हम ये लिखते हैं ना, n इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो V है ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में C आएगा। C क्या है यहाँ पे, C है लाइट स्पीड इन वैक्यूम, इसका वैल्यू है 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, याद रखना। लाइट स्पीड इन वैक्यूम को c बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में c ऊपर आएगा, लाइट स्पीड इन वैक्यूम आएगा, यानी na एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को na लिख लेते हैं ऐसे करके, ये होगा c/v। v क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। c क्या है यहाँ पे? 3 × 10⁸, यानी लाइट स्पीड इन वैक्यूम। na क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पूछ लेगा फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लाइट रे इन which travels in medium with a speed of 10⁸ meters। इसी मीडियम में m करके उसमें लाइट का जो स्पीड है वो है 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁷ मीटर पर सेकेंड आपको निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी na आपको निकालना है। जनरल फॉर्मूला आपको याद रहेगा c/v। v क्या है? मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा, यानी नीचे क्या आ जाएगा 10⁷। c का वैल्यू कितना है हमें याद है? 3 × 10⁸ तो यहाँ पे 10⁷ 10⁸ कट गए, तो यहाँ पे 10⁻1 बच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 × 10⁻1। तो इसको जनरली ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, बचपन में 7th क्लास में आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। 3 × 10 है, बेस सेम है, तो ऊपर पावर 8 - 7 हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻1 यानी 30 मीटर। फीटर कुछ नहीं आएगी क्योंकि यूनिट लेस है। तो 30 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मीडियम में क्या होता है? न्यूमरेटर में हमेशा लाइट स्पीड इन वैक्यूम आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा। सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो है लेंस फार्मूला। हमने लेंस फार्मूला, हमने मिरर फार्मूला लिखा था, अब ये लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है? लेंस फार्मूला हमारा कुछ नहीं कहता जाता, वो सेम मिरर फार्मूला को कहते हैं, बस वहां पे माइनस में आ जाता है। 1/v - 1/u = 1/f, ये कहता है लेंस फार्मूला। हमने मिरर फार्मूला में देखा था 1/v + 1/u = 1/f, ये था मिरर फार्मूला। लेकिन लेंस फार्मूला में क्या होगा? ये बीच में जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, बस चेंज ये था कि वो लेंस फार्मूला के मिरर फार्मूला था, ये लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला में माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कैसे होगा? लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला में l से स्टार्ट होता है। मान लो ये l ऐसे स्लाइड है, तो v और u के बीच में बस इसको हॉरिजॉन्टल करके रख देना, माइनस करके। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखना। लेंस में प्लस आता है 1/v + 1/u, नहीं, लेंस में माइनस आता है 1/v - 1/u = 1/f। मिरर में आता है 1/v + 1/u = 1/f। f फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। क्लियर? बाकी सेम कैलकुलेशन आपको करनी है। बस आपको u दिया रहेगा, f दिया रहेगा, v निकालना होगा, v u दिया रहेगा, f निकालना होगा, ऐसे तीनों में से 2 दिया जाएगा, तीसरा वाला निकालना। ये था लेंस फार्मूला। अब आते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या कहता है? पावर ऑफ लेंस कहता है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी जो लेंस है आपका, गिवन लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका आप रेसिप्रोकल निकालोगे, या फिर इट डिटरमाइंस, इसका अगर बुकिश डेफिनेशन देखोगे तो कुछ दिया हुआ ऐसे करके, the power of lens is defined as the degree of convergence or divergence, degree of convergence and divergence of a lens। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या फिर दोनों में लिख सकते हो। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, या फिर पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? पावर को हम p से डिनोट करेंगे, स्मॉल p से, रेसिप्रोकल यानी 1 ऊपर आ जाएगा, फोकल लेंथ स्मॉल f नीचे आ जाएगा, तो p = 1/f। ठीक है, p = 1/f आपका हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं। तो इसका यूनिट जो है, पावर ऑफ का यूनिट जो है, यूनिट ऑफ पावर p, इसको हम बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, -2 डायोप्टर ले ना। ये जो पावर ऑफ लेंस है ना, ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, जीरो भी कभी कभी हो सकता है।
तो यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायोप्टर। प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, वो -1 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, कुछ भी हो सकता है। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे, 1/f। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी लेंस कन्वेक्स हो या कनकेव हो, अगर उसका फोकल लेंथ f सपोज मान के चलो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं देखे 20 से, हाँ, पावर ऑफ फोकल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, यहाँ पे बताना मेन चीज भूल गया। ये जो फोकल लेंथ है ना, उसको हमेशा पहले मीटर पे कन्वर्ट करोगे, फिर जाके 1/, उतना करोगे। ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर को फोकल लेंथ को पहले मीटर पे कन्वर्ट करोगे, यानी 20/100 करोगे, सेंटीमीटर करोगे, तो 0 0 कट हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 0.2 मीटर्स। फिर यहाँ पे पावर कितना निकलेगा, 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू p, तो p यहाँ पे कितना निकलेगा, 1/0.2, तो ये निकलेगा 5 डायोप्टर्स। ठीक है, कभी भी सेंटीमीटर पे रख के डिवाइड नहीं करना है। 1/20 सेंटीमीटर कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, हमेशा इसको मीटर पे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही 1/, उतना करोगे। अगर आपको सेंटीमीटर पे रख के ही करना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो p अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो ऊपर 1 के जगह 100/, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ये फोकल लेंथ इन मीटर्स के लिए, 1/f मीटर्स के लिए, 1/f मीटर्स में होगा। अगर सेंटीमीटर का आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट करना है तो ऊपर 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ऊपर सॉरी 100 से डिवाइड नहीं, 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे बस। मैंने आपको क्या याद रखना है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर्स, p इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। अगर आपको मीटर का नहीं करना है तो आपको 1 की जगह 100 लिखना है, फिर सेंटीमीटर में जितना दिया रहेगा उसको डिवाइड करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। यहीं पे हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट, इतना तक ही थियरी था। उसके इस चैप्टर का थियरी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, पूरी मस्त से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 2 न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, ये लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें ही न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा ओवर, फिर आप क्वेश्चन कर लेना थोड़ा बहुत, फिर राइट चैप्टर आपके मुट्ठी में दे जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।